हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है हाँ सर। सर। ओके ओके। आज जो बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट क्लास। हम लोग हियरिंग पर बात कर चुके हैं, विजन पर बात कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे हम लोग टेस्ट पर बात करेंगे। टेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग अगर साधारण हिंदी में बात करें तो स्वाद की चर्चा कर रहे हैं। स्मेल और टेस्ट का जो लोकलाइजेशन है ब्रेन में, वो दोनों एक ही जगह पे है। इसलिए थोड़ा सा स्मेल के आधार पे भी हम टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहीं कुछ खाना बन रहा हो किचन में या कहीं बाहर भी, तो स्मेल से ये हमें महसूस हो जाता है कि वो उसका टेस्ट कैसा होगा और उसके फ्लेवर कैसे होंगे। वो इसलिए कि ब्रेन में जिस जगह पे नर्व टेस्ट का माने जीभ से, और स्मेल मतलब नाक से जो नर्व निकल के ब्रेन में जहाँ पे खत्म होते हैं और बल्ब में, वो दोनों एक ही जगह होते हैं। तो अभी जो बात करेंगे हम सिर्फ टेस्ट पर बात करेंगे। और टेस्ट पर बात करने से पहले हमको पहले टंग पर बात करना होगा। जब तक टंग नहीं जानेंगे टेस्ट के बारे में हम नहीं जान सकते। बोर्ड पर दिख रहा है ना जो लिख रहा है सो? सर फोन थोड़ा और पीछे कीजिएगा तो पूरा दिखाई देगा सर, ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब अब ठीक है। सर ऊपर नहीं दिख रहा है सर, ऊपर। अब तो ठीक है ना, अब तो दिख रहा है सब जो सर लिख रहे ऊपर हैं वो। कुछ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है अब? नहीं सर। अब हाँ सर, आप दिखाई दे रहे हैं सर। ठीक इतना पर सर। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए, पहले हम टंग पर बात करेंगे तब टेस्ट पर बात करेंगे। एक्चुअली में टंग को हम जितना देखते हैं वो करीब करीब उसका आगे का इंटीरियर टू थर्ड पार्ट है, और इसका पोस्टीरियर पार्ट की बात करें वन थर्ड। तो पीछे में अंदर में हाइवाइड हाइवाइड बोन आप नेक के आगे में फेल्ट करते होंगे तो उभरा हुआ महसूस होता है। ठीक वहीं पर पीछे में वो ओरिजिनेट होता है, ठीक वहीं से वो निकल के बाहर तक आता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब हम अगर चाहेंगे तो इसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको इरेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज टिश्यू है इरेक्टाइल टिश्यू, और इरेक्टाइल टिश्यू के आधार पर हम इसके साइज एंड शेप को इरेक्ट कर सकते हैं। इसको कोनिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसको ऊपर की ओर या एकदम बिल्कुल पैलेट पैलेट मैंने रूफ ऑफ द माउथ तक इसको हम टच कर सकते हैं। ये इसलिए कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है। ये मुख्यतः तीन काम कर रहा है। एट फर्स्ट ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जनरल सेंसेशन, एंड तीसरा क्लीनिंग। ये तीन डिफरेंट वर्क के लिए हमारा टंग बना हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट एक नंबर ऑप्शन में अगर रखते हैं तो टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट का मतलब कि हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, ये डिसाइड हमारा टंग कर लेता है। सेकंड जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन की जो ऑब्जेक्ट या जो फीडिंग सब्सटेंस या ड्रिंकिंग सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर से, उसका टच हमें लेने योग्य है या फिर और ठंडा करना होगा या फिर और गर्म करना होगा तब लेंगे। तो सेकंड हो गया जनरल सेंसेशन। एंड तीसरा क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब है कि खासकर टीथ स्पेस, दो टीथ के बीच में पेज जो गैप है, उस बीच में कोई मॉलिक्यूल्स डैटी सब्सटेंस का फंस जाते हैं
उसको निकालने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो तीनों अलग अलग वर्क किया जाता है और तीनों के लिए नर्व अलग अलग है और स्ट्रक्चर अलग अलग है। तीनों एक नर्व से कंट्रोल नहीं होते हैं और तीनों एक स्ट्रक्चर से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो चूंकि हम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले टेस्ट पर बात करते हैं, तब जनरल सेंसेशन एंड क्लिनिक पर बात करेंगे। वैसे अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट 4 तरह का टेस्ट हम लोग महसूस करते हैं। फर्स्ट स्वीट, दूसरा सॉल्ट, तीसरा सावर एंड चौथा बाइटर। इसमें अब इंक्लूड एक और कर लिया गया, वो मेटालिक को करते हैं। और मेटालिक को दूसरे शब्दों में UMAMI, यम्मी के रूप में भी हम बात करते हैं। इसका मेटालिक के बारे में जब बात करते हो तो यम्मी के भी बात कर सकते हैं। 4 बेसिक टेस्ट हमारे पास है, स्वीट है, सॉल्ट है, सावर है और वाइटर है। यही 4 है। और 5वां अभी इंक्लूड किया गया है, वो मेटालिक टेस्ट को बोलते हैं। मेटालिक टेस्ट या बैटरी वगैरह हम लोग मोबाइल का निकाल के जीभ पे टच करते हैं तो एक अजीब सा हमें महसूस होता है। या फिर इसी को यम्मी बोलते हैं। यम्मी मतलब कि एक ऐसा एक्सपीरियंस, गैस्ट्रेटी एक्सपीरियंस, इसको बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्वीट, सॉल्ट, सावर एंड बाइटर को बहुत बेटरली हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं अलग अलग। ये गलतफहमी है कि ये पूरे जीव, ये 5 सेंसेशंस या फंडामेंटल 4 सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्वीट का पोजीशंस अलग है, सॉल्ट का पोजीशन अलग है, सावर का पोजीशन अलग है एंड बाइटर का पोजीशन अलग है। ये पूरे जीव में अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। और आप एक अगर बाइटर को स्वीट वाले स्थान पे रख देते हैं तो आपको कभी बाइटर महसूस नहीं होगा, या सॉल्ट के स्थान पे आप स्वीट को वहां पे टच कराते हैं, मीठा चीज को, तो आपको कभी फेल्ट नहीं होगा। लेकिन ये कहने की बात है। जनरल की बात करें तो हम लोग कुछ भी खाते हैं, कहीं पर जीभ में कहीं पर रखें तो हमें महसूस हो जाता है। पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। टेस्ट को तभी हम महसूस कर सकते हैं जो वोल्टाइल स्टेज में हो। वोल्टाइल स्टेज का मतलब होता है उसका केमिकल्स, जो हम खा रहे हैं या जो पी रहे हैं वह केमिकल्स घुला हुआ अवस्था में है। उसका केमिकल्स कंपाउंड ब्रेक करने के बाद घुल जाता है, तभी उसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेज में रखें तो कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बेर को ले लेते हैं। बेर को बिना चबाए मुंह में रख ले, उसका हम महसूस नहीं कर सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। नींबू ले लेते हैं, नींबू को बिना काटे अपने मुंह में रख के देख लेते हैं तो खट्टा ये कभी जीभ हमारा बता नहीं सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद उसको वोल्टाइल स्टेज में लाना पड़ेगा। वोल्टाइल स्टेज में कौन लाएगा? तो या तो जो डाइट सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसमें वाटर कंटेंट हो और साथ में हमारा सलाइवा ऑलरेडी 97% वाटर कंटेंट का ही है। तो जैसे ही आप किसी चीज को ग्राइंड करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो सलाइवा में घुल जाता है। और सलाइवा में घुलने के बाद होल स्पेस ऑफ टंग, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे टंग पर वो सलाइवा उसको फैला देता है। इसलिए आप यहाँ पे रखें चबाने के बाद, या यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, वो चारों तरफ सलाइवा स्प्रेड कर देगा। इसके वजह से आप कहीं पे रखते हैं कोई सब्सटेंस तो आपको महसूस हो जाता है। लेकिन पोजीशन सबका अलग अलग है, सॉल्ट का, सावर का, स्वीट का और वाइटर का। अब है कहाँ, उसको जानने के पहले एक चीज और जानना पड़ेगा। पूरे जीभ में हम या पूरे टंग में हम पूरी जगह महसूस नहीं करते हैं। अगर टंग को ऊपर से नीचे अलग हाफ कर लेते हैं, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, दो अलग अलग भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर से नीचे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कर दिए और इस तरफ राइट और इस तरफ लेफ्ट टंग को हम इंडिकेट कर रहे हैं। आप कभी भी जीभ को छू कर देखेंगे तो आपको खुरदरा महसूस होगा, वो स्मूथ सरफेस नहीं है, वॉल्वेटी। लेकिन वॉल्वेट पे जैसे हम उंगली को लाइस करते हैं तो
रुखड़ा अनइवन सरफेस महसूस होता है। ठीक उसी तरह से टंग पे हाथ को हम फिराएंगे तो ये अनइवन सरफेस, रुखड़ा वल्वेटी सरफेस महसूस होता है। वो इसलिए महसूस होता है कि अगर टंग को हम एक छोटा सा पोर्शन को डिसेक्ट कर लेते हैं, काट के देखते हैं, तो ये पिलर शेप, ऐसा 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 करके पिलर बना हुआ है। इस ढंग के पिलर लाइक स्ट्रक्चर से ये पूरा का पूरा टंग हमारा ढका हुआ है। इस सरफेस को हम यहाँ पे डिसेक्ट किए और इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। तो ये पिलर शेप सेल का बना हुआ है, ये लंबा 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 स्ट्रक्चर्स है जिसको हम पिलर नहीं बोल के पैपिली के नाम से जानते हैं। ये हमारा पैपिली है। ये यही पैपिली पर अगर उंगली को ऊपर रखते हैं तो ऐसे ऐसे ये ऊपर नीचे और अनइवन सरफेस हमें महसूस होता है। और यही पैपिली की बात करते हैं तो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये पैपिली पूरे टंग में 4 डिफरेंट तरह का पैपिली महसूस करते हैं। पहला सर्कुमवैलेट, दूसरा फंजीफॉर्म, तीसरा फिल्लीफॉर्म, और चौथा फाइलेट। सर्कुमवैलेट पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली, फिल्लीफॉर्म पैपिली एंड फाइलेट पैपिली, ये 4 डिफरेंट तरह का पिलर लाइक सेल्स हमारे पूरे टंग में प्रेजेंट है। इस पैपिली के आधार पे ही ये टेस्ट के बारे में हमें महसूस होता है। अगर सर्कमवैलेट की बात करते हैं, ये सर्कमवैलेट पैपिली बाइटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमें तीखा महसूस होता है। जितने भी बाइटर्स टेस्ट हमें महसूस होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कमवैलेट पैलेट। अगर सर्कमवैलेट पैलेट को हम हटा देते हैं तो बाइटर हमारे टंग में महसूस होना, फेल्ट होना बंद हो जाएगा। अगर फंजीफॉर्म की बात करते हैं तो फंजीफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट, सॉल्ट एंड सावर। सेकेंड जो हमारा फंजीफॉर्म पैपिली है, ये स्वीट मीठा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉल्ट नमकीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड सावर खट्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फिल्लीफॉर्म की बात करें तो फिल्लीफॉर्म टेस्टलेस है एंड ओनली हैविंग फीलिंग ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। फिलीफॉर्म की बात करें या फैलेट, दोनों इंक्लूडिंग फिलीफॉर्म या फैलेट की बात करें तो ये किसी भी तरह का टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी टेस्ट उसे महसूस नहीं करते हैं, लेकिन क्या महसूस करते हैं तो फीलिंग्स ऑफ टच, जीभ में, टंग में कहाँ पे टच किया जा रहा है, टच सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज से टच किया रहा है, मतलब टेक्सचर सॉलिड है, लिक्विड है, हार्ड सब्सटेंस है, सॉफ्ट सब्सटेंस है, किस चीज से टच किया जा रहा है वो फीलिंग्स फिलीफॉर्म और फैलेट के द्वारा महसूस होता है। एंड उस पर पेन, वो जो टच है वो पेनफुल है या नॉन पेनफुल है, यह भी फिलीफॉर्म और फैलेट के द्वारा महसूस करते हैं। एंड उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशंस, टेम्परेचर वेरिएशंस का मतलब कि टंग का जो टेम्परेचर उससे ज्यादा गर्म सब्सटेंस टंग पे जा रहा है, उससे ठंडा सब्सटेंस जा रहा है, कितना गर्म हमारा टंग टोलरेट कर सकता है, कितना ठंडा टोलरेट कर सकता है, ये डिसीजन फिलीफॉर्म एंड फैलेट के आधार पर होता है। और वही वजह है कि टी या मिल्क कुछ भी हम लोग गर्म लेते हैं तो एहसास कर लेते हैं पहले थोड़ा सा टंग पे लेकर कि टोलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर ज्यादा गर्म महसूस हो तो थोड़ा वेट करते हैं, उसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो इसीलिए कि फिलीफॉर्म हमें बता देता है कि ये टोलरेटेबल है हमारे शरीर के लिए, ये टोलरेटेबल नहीं है। अब एक एक करके कहाँ कहाँ मौजूद है इस पर बात करेंगे। सर यहाँ तक, हाँ सर फंगीफॉर्म के ऊपर क्या लिखे हैं? फंजीफॉर्म के ऊपर सर्कुमवैलेट, CIRCUM
VALAT, सर्कुम, VALL है, VALLAT, सर्कुम वैलेट। अच्छा सर, ये किसका चारों चारों पार्ट पेपली का पार्ट लिखे हैं? क्या बोल रहा हूँ? सर चारों ये पेपली का पार्ट लिखे हैं। पैपली फिगर लाइक ठीक है, और क्या पैपली चीज सर? ये पैपली जो हो गया ना, पिलर लाइक हाँ, स्ट्रक्चर है। यस सर। वेल्वेटी फेस करते हैं तो वेल्वेटी महसूस होता है, तो एक सिंगल को उसमें से निकाल लेते हैं टैंक में, उसको पैपिली बोले, ठीक है। और यस सर। ये चार तरह का है, और यस चारों सर, अलग समझ अलग, गए सर। चारों अलग अलग काम के लिए। ये तो ठीक है सर। बता रही कि सर्वोवैलेंट बैटर के लिए, फंजीफॉर्म सॉल्ट स्वीट एंड सॉवर के लिए, और फिलिफॉर्म फैलेट टच टेम्परेचर एंड पेन के लिए है। अब ये टंग में कहाँ कहाँ मौजूद है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहां तक किसी को और पूछना है कुछ, या नहीं समझ में आ रही हो? सर फंगी फॉर्म। फंजी हेलो। फंजीफॉर्म, हाँ जी। हाँ। फंजीफॉर्म जो है ना, ये जैसे सर्कुमवैलेंट वाइटरमिन तीखा, तीखा के लिए, तीखा इसी से महसूस कर सकते हैं, दूसरा से नहीं महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से फंजीफॉर्म, ओके ओके सर। ओके सर। उसी तरीके से फंजीफॉर्म की बात करें तो कहाँ, ये तो अभी हम नहीं बनाए हैं, ये तो अब आगे बात करेंगे। सिर्फ ये बता रहे हैं कि फंजीफॉर्म जो है ना, ये तीन अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक स्वीट के लिए, दूसरा सॉल्ट माने नमकीन, एक मीठा, दूसरा सॉल्ट मतलब नमकीन, एंड तीसरा सॉर माने खट्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों सेंसेशन से जो है ना फंजीफॉर्म के द्वारा महसूस करते हैं। क्लियर हो गया? ओके सर। ओके। जीप का आगे हो गया टिप्स एंटीरियर, और ये पीछे गलफड़ा की तरफ ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। पूरे टंग में हम कहीं महसूस नहीं कर रहे हैं, पहले पीछे से चलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से चलते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट में इन्वर्टेड भी तो ऐसा होता है, लेकिन इन्वर्टेड भी मतलब कि ठीक उल्टा भी की तरह 10 to 14, बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं होता है, मात्र 10 से 14 की संख्या में ऐसे 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 करके ये अरेंज है। इन्वर्टेड भी, इन्वर्टेड भी का मतलब ऐसे करके उल्टा उल्टा भी के रूप में पीछे से अरेंज है, और यही हमारा सर्कुमवैलेंट पैलेट है। पोस्टीरियर साइड में ये इन्वर्टेड भी के रूप में ओनली 10 to 14 पैपिली है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 10 से 14 है, मैक्सिमम 18, 18 की संख्या में ये अरेंज है। हाफ और हाफ मतलब कि अगर 14 है तो 7 लेफ्ट साइड में और 7 राइट साइड में। और ये सिर्फ इतना ही दूर का सरफेस रिस्पॉन्सिबल है हमारा बाइटर सेंसेशन के लिए, क्योंकि वहां पे सर्कुमवैलेंट पैपिली है। और अभी जस्ट हम प्रीवियसली बता चुके हैं कि सर्कुमवैलेंट पैलेट रिस्पॉन्सिबल है बाइटर टेस्ट, तीखा के लिए। तो जब तक यहां तक कि कोई भी तीखा सब्सटेंस, मिर्च लेते हैं, गोल मिर्च लेते हैं, कुछ भी स्पाइसी लेते हैं, तो तीखा तभी महसूस होगा जब ये सलाइवा में घुल के यहां तक पहुंचते हैं। अगर यहाँ कपड़ा हम लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं कि सलाइवा पीछे तक नहीं जा सके, तो कभी हम तीखा लेने के बाद भी महसूस नहीं कर सकते हैं। वो जैसे ही कुछ वाइटर लेते हैं, वो सलाइवा में घुलता हुआ पीछे सर्कुमवैलेंट पैपिली तक आता है,
और उसके बाद यहाँ से हम तीखा महसूस होना शुरू कर देते हैं, जबकि आगे टंग का जितना भी पोर्शन है आगे का, उसमें कहीं पे तीखा महसूस हम नहीं कर सकते। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब पोस्टीरियर से सीधे एंटीरियर की बात करते हैं। एंटीरियर में टिप्स ऑफ द टंग, एकदम आगे वाला पोर्शन, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये दो, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट, ये मीठा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे तीखा है एकदम पीछे, बाइटर पीछे, स्वीट ठीक उसका अपोजिट, एकदम टिप्स ऑफ द टंग, सबसे आगे का पोर्शन से ही हमारा स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मीठा सब्सटेंस यहाँ पे रख देते हैं और इसको कपड़ा से हम ढक देते हैं, यहाँ तक आने नहीं देते हैं सलाइवा को, तो मीठा होने के घुल जाएगा सलाइवा में, लेकिन तब तक नहीं महसूस कर सकते हैं जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाए। अगर इसको हम बैरिकेड कर देंगे तो मीठा हम कभी महसूस नहीं कर सकते। या आप कोई गर्म टी ले रहे हैं और अचानक से आपका टिप्स यहाँ पे बर्न कर जाता है, जल जाता है, तो 2-3 दिन हम मीठा महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा पांचवा दिन जब ये रिपेयर हो जाता है पैपिली, तो इससे हम स्वीटेन महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये राइट में भी टिप्स साइड में और लेफ्ट में भी टिप्स साइड में, दोनों राइट एंड लेफ्ट में टिप्स पर ये मौजूद है। और स्वीट के ठीक बिसाइड, एकदम ठीक उनके बगल में, अगर आप पीछे की ओर, हम धीरे धीरे करके पीछे की ओर बढ़ते हैं, तो ठीक स्वीट के बगल में जो हमारा है वो सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्वीट राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में, उसके बिसाइड में छोटा सा स्मॉल सरफेस एरिया है टंग का, वो रिस्पॉन्सिबल पर है सॉल्ट के लिए। और सॉल्ट के बिल्कुल पीछे में बैक साइड में चलते हैं तो फिर स्मॉलेस्ट पोर्शंस है, और ये दोनों पोर्शंस राइट एंड लेफ्ट में रिस्पॉन्सिबल फॉर सावर, खट्टा के लिए महसूस होता है। चारों अलग अलग जगह पे हो गया। सर्कमवैलेट वाइटर के लिए पीछे में, और ये स्वीट आगे में, उसके बगल में शायद, और उसके बगल में सावर। यानी आगे से पीछे की ओर बढ़ते जाएं तो स्वीट, सॉल्ट, सावर एंड देन बाइटर। लेकिन पूरा टंग हम इस एरिया से, जो सरफेस एरिया हम कवर किए हैं लाइनिंग करके, पूरा टंग पे हम नहीं बना है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ जो कुछ बिसाइड में किनारे किनारे का जो पैपिली है, जो आपके कॉर्नर टंग के बिल्कुल किनारे कोटेड होता है, ये हमारा फंजी फॉर्म है। बता चुके कि फंजी फॉर्म स्वीट, सॉल्ट एंड सावर तीनों टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जीभ के किनारे किनारे वाले पोर्शन में एकदम बिल्कुल किनारे किनारे कॉर्नर ऐसे पकड़ते हुए मार्जिनल लाइन को ये कवर करके रखता है, लेकिन बीच में फंजी फॉर्म पैपिली एब्सेंट होता है, इसलिए टंग के बीच में हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं टेस्ट से रिलेटेड। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चंस करना है तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, फंजी फॉर्म एक वर्ड समझा दिए, साफिया बोल रही है। अच्छा ठीक आवाज है। नहीं है। अच्छा इसको हम मिटा लेते हैं, फिर से बना देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। सर्कमवैलेट तो समझ लिए, ये इतना दूर का पोर्शन यहां से यहां तक मार्जिनल, टंग का मार्जिनल। अरे जिब्बी हम लोग करते हैं तो जिब्बी बीच में करते हैं ना, किनारे किनारे थोड़ी जिब्बी करते हैं टंग के। तो ये जो मार्जिनल लाइन है किनारे किनारे में ना, ये पूरा का पूरा फंजी फॉर्म पैपिली से ढका हुआ है। पूरा पूरा मार्जिनल हमारा जो है ना टंग, ये फंजी फॉर्म, ये पूरा ठीक है। अब फंजी फॉर्म जो है ना 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। एक टिप्स में अलग है, उसके बगल में अलग पोर्शन है, और उसके बगल में अलग पोर्शन है। ये फंजी फॉर्म 3 अलग अलग सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। ये आगे वाला फंजी फॉर्म स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके ठीक बगल वाला सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फंजी फॉर्म, और उसके ठीक बगल वाला सावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
लेफ्ट एंड राइट की बात करें तो बिल्कुल अरेंज इसी ढंग का है। लेकिन ये पूरा जो व्हाइट मेरा पोर्शन है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें किसी तरह यहाँ से व्हाइटर तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर किसी तरह का टेस्ट सेंसेशन हम फील नहीं कर सकते हैं, है ही नहीं। अब क्यों नहीं है, उस थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले अब जो खाली स्पेस है उस पर हम बात करेंगे। हो गया, क्लियर हो गया? हो गया सर, क्लियर। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या था? फिलिफॉर्म, यही था ना। और चौथा था हमारा फॉलेट था। तो फिलिफॉर्म की बात करते तो ये स्पेस मार्जिनल छोड़ के ये पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया सर्कमवैलेंट तक मौजूद है, ये पूरा का पूरा जिस पैपिली से बना हुआ है, ये फिलिफॉर्म पैपिली है। क्लियर हो गया? सर्कमवैलेंट पैपिली और मार्जिन में पूरे टंग में किनारे किनारे जो मार्जिन है वो फंजीफॉर्म पैपिली। फंजीफॉर्म का 3 पार्ट, स्वीट के लिए अलग, सॉल्ट के लिए अलग, सॉवर के लिए अलग। अब जो बीच का टंग का राइट एंड लेफ्ट साइड और पीछे सर्कमवैलेंट है, जितना एरिया बचा हुआ है, खाली बचा हुआ है, ये खाली नहीं रहता, उसमें भी पैपिली मौजूद है, लेकिन वो फिलिफॉर्म पैपिली है। और फिलिफॉर्म पैपिली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो हमारा जनरल सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जनरल सेंस माने टच, क्या टच कर रहे हैं, टेम्परेचर्स, क्या वेरिएशन है टेम्परेचर का, एंड पेन, ये तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज ये फिलिफॉर्म में तो सिर्फ टच, पेन, टेम्परेचर ही मौजूद है, लेकिन सर्कमवैलेंट पैपिली और ये फंजीफॉर्म पैपिली की बात करें, इसमें टेस्ट के साथ साथ पेन, टच, टेम्परेचर वो अभी इसके द्वारा हम फील कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिलिफॉर्म ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, पेन एंड टेम्परेचर्स, सिर्फ इतना ही के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फंजीफॉर्म और सर्कमवैलेंट की बात करें तो ये टेस्ट और टेस्ट के अलावा टच, पेन एंड टेम्परेचर्स यह भी महसूस करता है। टेस्ट भी महसूस करेगा और टेस्ट के साथ ये टच, पेन, टेम्परेचर फिलिफॉर्म की तरफ फील करने में सामर्थ्य है, कैपेबल है। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है फॉलेट। तो फॉलेट की बात करें तो फॉलेट को महसूस नहीं कर पाते हैं कि फॉलेट सर्कमवैलेंट पैलेट के ठीक पीछे वाले पोर्शंस, ये यहाँ पे, यहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा पाता है, उंगली हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। जैसे ही वहां पे हम उंगली रखने की कोशिश करेंगे तो वोमिटिक टेंडेंसी, नोजिया या वोमिटिंग लगेगी, वोमिट कर देंगे, वो सेंसेशन हमें महसूस होने करता है। तो ये भी टच, पेन, टेम्परेचर से ही रिलेटेड है, लेकिन रिफ्लेक्स से जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्स माने कि बाई मिस्टेक कोई सब्सटेंस ऐसा है जो पीछे नहीं जाना चाहिए था, गलती से वो पीछे की ओर टंग से वो घुटने रेगुलेट करने के लिए पीछे की ओर ले गए। तो जैसे ही पीछे के लिए ले जाते हैं ना, और हमारा ब्रेन ये समझ लेता है कि मेरे लिए सूटेबल या नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सेस से जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्सेस जैसे ही वहां पे पहुंचेगा, बस वो वोमिटिंग टेंडेंसी क्रिएट कर देगा और उस सब्सटेंस को फिर से वापस ओरल कैविटी में माउथ से बाहर की ओर धक्का देकर निकाल देगा। तो ये एकदम बिल्कुल पीछे, सर्कमवैलेंट के पीछे, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां जब भी आप उंगली डालेंगे बस वोमिटिंग टेंडेंसी शुरू हो जाएगी। जबकि आगे में फिलिफॉर्म में ऐसा सेंसेशन हमें नहीं था, वहां पर हाथ रखने से कोई वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप नहीं करती। ये चारों में डिफरेंशिएशन पहले पता चला? किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसके लिए सर, हाँ, यस। फैलेट का क्या फंक्शन होता है सर? पैलेट सेंसेशन पैलेट बताया ना, पहले इसका पोजीशन जानिए। सर्कमवैलेंट के पीछे, सर्कमवैलेंट पीछे का मतलब कि हमारे टंग के एकदम बिल्कुल पोस्टीरियर साइड है। क्लियर हो गया? ये टच, पेन, टेम्परेचर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे फिलिफॉर्म जुड़ा हुआ था, लेकिन रिफ्लेक्स जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी को देख रहे हैं, आपको कोई देख रहा है, आप कंकड़ उसकी तरफ आप जैसे ही फेंकना चाहेंगे बस आपको बंद कर लेगा, इट मीन्स रिफ्लेक्स है कि आप कंकड़ फेंकेंगे उससे पहले वो अपना आंख को बंद कर लेगा। तो ठीक उसी तरह से ये जो फैलेट पैपिली है, माना कि टच, पेन, टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोई सब्सटेंस गलती से पीछे की ओर चला जाता है और वो रेगुलेट करने के स्टेज में नहीं है,
तो ये फैलेट पैपली ना रिफ्लेक्स से जुड़ा हुआ है, इसको वोमेट करके उसको बाहर कर देगा, फिर से बाहर आपके ओरल कैविटी में या ओरल कैविटी से बाहर के ऊपर कर दे देगा। तो रिफ्लेक्सेस से जुड़ा हुआ है। ओके सर। है ना? उंगली डाल के देखिए ना, पीछे में उंगली डाल के देखिए कैसे वोमिटिंग शुरू हो जाती है आपकी। तो ये ड्यू टू फैलेट पैपली। या कभी कभी देखते हैं कि चना खा रहे हैं, चना हम ग्राइंड नहीं कर सके टीथ से, गलती से पीछे चल जाता है, तुरंत वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाता है, किसी तरह से कि उसको बाहर कर दें क्योंकि श्वास की नली में चला नहीं जाए, इससे वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप कर जाती है। तो ये इसमें फैलेट पैपली का बहुत बड़ा रोल है, उसी का कंट्रीब्यूशन है। अब ये जानते हैं कि टेस्ट है क्यों, आखिर गॉड ने हमें दिया क्या, और फिर बात करेंगे कि कैसे महसूस होता है। ये अलग अलग दोनों बातें हैं। ये भगवान दिए ही क्यों टेस्ट, हमें ये नहीं मालूम है। जैसे अभी तो वो बढ़िया से जानते हैं कि चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो आटा से रोटी बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन मौजूद है, ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। तो सारा साइंटिफिक डाटा हमारे पास मौजूद है, हम लोग लिटरेट हो गए तो। लेकिन जब पाषाण युग में थे, जब डेवलप कर रहे थे ह्यूमन बींग्स, तो ज्यादातर हम लोग जंगल में थे, और जंगल में हमें यह नहीं मालूम था कि जो पेड़ में लगा हुआ फल है या उसका पत्ता है या उसका फूल है, वो खाने लायक है हमारे लिए, इस रिक्वायर्ड सब्सटेंस में आता है या फिर ये पॉइजनस सब्सटेंस में आता है। इसकी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल थी। तो इससे प्रोटेक्शंस के लिए, प्रोटेक्शंस का मतलब कि लाइफ सेव के लिए कोई गलती से हम पॉइजनस सब्सटेंस नहीं ले लें, या फिर जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो हमें खाना चाहिए बेनिफिशियल हमारे, उसको हम छोड़ न दें। ये दोनों को अलग अलग करने के लिए टेस्ट गॉड ने दिया था। उसमें सबसे पहला उन्होंने वाइटर दिया कि जैसे ही कोई चीज वाइटर महसूस होगा ना, तो उसको हम लोग, हमारा जनरल फिजियोलॉजी इसको रिजेक्ट करने के स्टेज में आ जाता है। रिजेक्ट करने के स्टेज का मतलब है कि उस चीज को लेने से बचता है। बहुत लोग करेला नहीं खाना चाहते हैं, क्यों? तीखा है। नीम, उसको जो आप पीने के लिए दीजिए काढ़ा, जबकि बहुत हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन लेना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए कि ये प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ था कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर वाइटर हम हमारा टंग फेल करता है, तो एक धारणा बन गई थी दिमाग की कि इसको जब भी लेंगे तो मेरे लिए नुकसानदायक का मतलब पॉइजनस सब्सटेंस में ये जाना जाएगा, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। सेकेंड बात करते हैं सॉवर की। तो सॉवर चूंकि वाइटर से कम पॉइजनस माना गया, हमारा ब्रेन उसे कम मानता है, लेकिन बोलता है कि एक्सेसिव अमाउंट, अगर इसको ज्यादा अमाउंट में देना शुरू करेंगे तो इसको भी रिजेक्शन स्टेज में लेकर चला आएगा। अगर सॉवर तभी महसूस करते हैं जब एसिडिटी कोई चीज में होती है, तो एसिडिटी की सब्सटेंस भी हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। तो सावर कुछ हद तक तो लिया जा सकता है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में सावर और सॉल्ट भी इसी ग्रुप में आता है। सावर और सॉल्ट को अगर हम ज्यादा लेना चाहेंगे तो ये रिजेक्ट, हमारा ब्रेन रिजेक्ट करेगा और उसको वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप कर देगा, उसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो रिजेक्ट उसने वाइटर को कर दिया। सेकेंड, एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट एंड सावर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको स्वीटेंड महसूस होगा, स्वीट महसूस होगा, तो स्वीट को ये एक्सेप्ट, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा और उसको ये पता चलेगा कि इससे एनर्जी का सोर्स हमें मिलेगा। ये अनकॉन्शियस ब्रेन इस पर काम करता है और उसको पता चल जाता है कि जैसे ही स्वीट सब्सटेंस लेंगे तो उसको तुरंत वो एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और एक्सेप्ट करके ये उसको पता चल जाता है कि इसमें एनर्जी का सोर्स है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो तुरंत वो एक्सेप्ट स्टेज में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो टेस्ट देने का मकसद है, ये हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस है, ये प्रोटेक्शन के लिहाज से है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट में ये इसको रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेसिव अमाउंट में रिजेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करना है, इसलिए बना हुआ है। और बहुत इजीली उस समय लोग थोड़ा सा जीभ से काट लेते थे और टेस्ट से वो महसूस हो जाता था कि ये खट्टा है, मीठा है, तीता, तो फेंक देते थे, और जो स्वीटेंड सब्सटेंसेस थे उसको अपने भोजन में उसको इंक्लूड करते चले जाते थे।
अब बात आता है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। इसको महसूस हम कैसे करते हैं, ये बात आती है। एक टंग पर हम एक सिंगल पैपली को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन एक सिंगल पैपली है, इसको हमने निकाल लिया, बड़ा इनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं। अगर इसकी सुपीरियर सरफेस, टंग के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम देखते हैं तो ये कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस का मतलब है कि कटोरा की तरह ऐसे करके ये धंसा हुआ है, ये इस ढंग का स्ट्रक्चर है। जैसे ही केमिकल सब्सटेंस जो हमने डाइट में लिया है वो सलाइवा के साथ मिक्स होके पहुंचता है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहर जाता है, इस जगह पे ठहर जाता है। ओके, ठहरने के बाद ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं और उस पोर्स से सलाइवा के साथ मिलके हुआ केमिकल सब्सटेंस अंदर पैपिली के अंदर में ये प्रवेश कर जाता है। समझ में आई बात? ये ऊपर का सरफेस कटोरा की तरह है, कॉनकेव सरफेस है। जो सब्सटेंस लिए, मान लेते थोड़ी देर के लिए हम चीनी लिए, शुगर लिए, शुगर जैसे ही लेते हैं तो ये सलाइवा में घुल गया। वोल्टाइल स्टेज में आने के बाद ये जो कॉनकेव सरफेस है कटोरा की तरह, इसमें थोड़ी देर के लिए ठहरा। ठहरने के बाद इसके अंदर में छोटे छोटे पोर्स हैं, मतलब सुराख बने हुए हैं। उस सुराख से वो केमिकल सब्सटेंस सलाइवा में घुला हुआ है, ये अंदर पैपिली के अंदर में चला जाता है और पैपिली के अंदर में खाली स्पेस है। यहां तक समझ में आई बात? इन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस किन्हीं का? अब अंदर के स्पेस पर बात करते हैं। इसमें ह्यूज अमाउंट पे इस ढंग का स्ट्रक्चर्स मौजूद है, छोटे 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 सेलुलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। ये सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स टेस्ट बड्स हैं। ऊपर में कॉनकेव सरफेस, अंदर में हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस के अंदर में छोटे 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 सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। उस सेलुलर स्ट्रक्चर्स में टेस्ट बड्स मौजूद हैं और ये टेस्ट बड्स सेंसरी नर्व, कई एक सेंसरी नर्व से ऐसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि कुछ भी यहाँ से आने के बाद कुछ भी यहाँ पे आएगा तो ये जो ऐसे ही उसको फील्ड करेगा, ये सेंसरी नर्व से हमारे ब्रेन को क्रैनियल नर्व के थ्रू मैसेज को भेज देगा। क्लियर हुआ? यहां से ये घुलकर अंदर आ गया पिलर के अंदर में, जिसको पैपिली बोल रहे हैं। पैपिली के अंदर में बहुत सारी संख्या में, एक पैपिली में कई कई सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। वो सेलुलर स्ट्रक्चर टेस्ट बड्स हैं और जैसे ही ये टेस्ट बड्स तक टच में आएगा केमिकल्स, बस वो क्रेनियल नर्व से ये मैसेज ब्रेन को भेज देगा कि हमने कुछ ऐसा फील्ड किया है। अब इसमें से एक टेस्ट बड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से कहीं से एक टेस्ट बड को हमने बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही आप बाहर निकालते हैं तो ये छोटा सा, जैसे सुराही या घड़ा में छोटा सा सुराख होता है, उसका माउथ होता है, ठीक वैसे ये भी बना हुआ है और ये पोर्स है, सेलुलर पोर्स है। पोर्स माने सुराख है। ये केमिकल्स यहाँ से आने के बाद इसमें आया, इसका मतलब है कि इस पोर्स से अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद छोटे सा एक और सेल मौजूद है जिसको हम लोग टेस्ट रिसेप्टर सेल,
ये जो टेस्ट बड्स है, टेस्ट बड्स में पूरा का पूरा महसूस नहीं होता है, ये इसके सुराख से, पोर से अंदर गया, अंदर जाने के बाद एक छोटा सा सेल्स मौजूद है जिसको हम बोल रहे हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स तक जब ये पहुंच जाएगा और यहीं से सेंसरी नर्व निकल के क्रैनियल नर्व की दिशा में चले जाएंगे, और उसके नीचे में छोटे छोटे और भी सेल्स मौजूद हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसल सेल। बेसल सेल्स टेस्ट रिसेप्टर सेल्स का सपोर्टिंग सेल से इसको मदद करता है सेंसरी नर्व तक पहुंचाने में, एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस रिसेप्टर सेल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर किसी को कुछ नहीं आ रही है तो हमसे पूछ सकते। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, साफिया बोल रही है। अच्छा फिर से पूरा, ये पूरा, ये पैपिली है सर या नीचे नीचे वाला? का, यस सर ऐसा, अच्छा ठीक है। नीचे वाला। एक सिंगल पैपली, ऊपर से चलते हैं। एक सिंगल पैपली, पैपली का ऊपर का सरफेस कॉनकेव, कॉनकेव माने कटोरा, ठीक है। सलाइवा के साथ केमिकल सब्सटेंस जो हमने खाया इसमें घुल के यहाँ तक आया, और इसमें छोटा छोटा पोर, सुराख बना हुआ, इस सुराख से पिलर के अंदर में ये केमिकल सब्सटेंस प्रवेश कर गए, ठीक है। जब अंदर पिलर की बात करते हैं तो ये खाली, कहने हम बोल रहे हैं खाली, लेकिन खाली नहीं है। एक्चुअली इसमें छोटे 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 असंख्य सेल है। एक सिंगल पिलर में असंख्य सेल मौजूद है। इस एक सेल को, इस असंख्य सेल में किसी भी एक सेल की बात करते हैं तो उसको हम लोग टेस्ट बड्स बोलते हैं। इट मीन एक पिलर्स के अंदर में कई टेस्ट बड्स मौजूद है, ठीक है। अब इस टेस्ट बड्स में से एक सिंगल टेस्ट बड को हमने बाहर निकाल लिया, किसी को भी, इसको 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 जो आपकी चाहो, एक सिंगल टेस्ट बड को निकाल लिया। टेस्ट बड को निकालने के बाद उसको डिसेक्ट किए, हम काटे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किए, तो उसके अंदर में क्या क्या महसूस मौजूद है और हम कैसे महसूस कर रहे हैं टेस्ट को, ये हम बता रहे हैं। तो जैसे ही एक सिंगल टेस्ट बड्स को हमने काटा, उसमें देखा कि सबसे पहले एक ओपनिंग है, पोर है, माउथ बना हुआ है, खुला हुआ जगह है, जैसे घड़ा में होता है, सुराही में होता है, तो इसको हम लोग पोर्स के नाम से बोलते हैं। सेलुलर पोर्स या पोर्स बोल रहे हैं, टेस्ट पोर्स। ये केमिकल सब्सटेंस जो अंदर गया था, तो टेस्ट बड में इसी पोर्स से ये और अंदर की ओर चला जाता है, घड़ा में चला जाता है। और घड़ा के अंदर की बात करें टेस्ट बड्स में, तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। टेस्ट का मतलब स्वाद, रिसेप्टर का मतलब उसको ग्रहण करने वाला, सेल्स माने कोशिका। कि इस घड़ा के अंदर में, टेस्ट बड्स के अंदर में टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है, और ये केमिकल सब्सटेंस से पोर्स से होते हुए टेस्ट रिसेप्टर सेल्स तक चले आए, और टेस्ट रिसेप्टर सेल्स से सेंसरी नर्व निकल के ये क्रैनियल नर्व से जुड़ जाते हैं, और ये मैसेज हमारे ब्रेन तक को पहुंचा देते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस हमें महसूस हो रहा है, और ब्रेन इसको डायग्नोज कर जाता है कि ये स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है, अलग अलग जगह पे, क्योंकि सब जगह से सब कुछ महसूस नहीं कर सकता, अभी बात कर चुके हैं। तो अगर स्वीट एरिया का टेस्ट लेते हैं तो ओनली टेस्ट रिसेप्टर है, ओनली स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाई मिस्टेक इसमें चला जाएगा, अगर बाइटर चला जाएगा या सॉल्ट चल जाएगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो टेस्ट रिसेप्टर है, तो ये स्वीट का है तो ये स्वीट को ही महसूस करेगा। अगर ये सावर का रहता तो सिर्फ सावर खट्टा का ही जो केमिकल सब्सटेंस है उसी को महसूस करता है। सॉल्ट का रहता तो सॉल्ट का महसूस करता है। स्वीटेंट वहां अगर चला भी जाता है सलाइवा में घुल के, तो वो उसको फिल्ट नहीं करेगा। इसलिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है टेस्ट रिसेप्टर, और किस जगह पे ये टेस्ट रिसेप्टर बर्ड्स में मौजूद है, वो जगह हमारे टंग में कौन सा सब्सटेंस की टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये सिर्फ उसी से रिलेटेड है। दूसरा केमिकल्स वहां पे काम नहीं करे। अब तो क्लियर है ना? ओह, हाँ सर।
अब नर्व पे आते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। तो आखिर कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए? ये तो टंग का फिजियोलॉजी हुआ ना, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे महसूस करता है। लेकिन जब तक ये ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा वो कोई फायदा नहीं है। तो कौन सा नर्व जिम्मेवार है टेस्ट के लिए, ये अब जान सकता है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सेवंथ cranial nerve, ninth cranial nerve and 10th cranial nerve। ये एक नर्व से काम होने वाला नहीं है, 4 अलग अलग नर्व यहाँ पे काम करेंगे क्रेनियल नर्व। 5वां क्रेनियल नर्व, 7वां क्रेनियल नर्व, 9वां क्रेनियल नर्व एंड 10वां 10th क्रेनियल नर्व। ये चारों अलग अलग काम करते हैं। अब पहले ऊपर से चलता है। 5वां, चूंकि हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल है, पढ़ा चुके हैं क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल का लिंगुअल ब्रांच, अभी इन तीनों की बात हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं, अभी फिफ्थ की से बात कर रहे हैं। फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल है, ट्राइजेमिनल का लिंगुअल ब्रांच है, ये रिस्पॉन्सिबल है टच, पेन एंड टेम्परेचर। ये टंग में सीधे सीधे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्वाद के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये टच, पेन, टेम्परेचर, टच में जो सब्सटेंसेस टंग में टच हो रहे हैं उसके लिए पेनफुल है या नहीं है, और टेम्परेचर का वेरिएशन, इस तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल है, और ट्राइजेमिनल का लिंगुअल ब्रांच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेवेंथ की बात करते हैं। अगर सेवेंथ क्रेनियल नर्व की बात करें तो सेवेंथ क्रेनियल नर्व एंटीरियर 2/3 पार्ट्स ऑफ टंग। अगर एंटीरियर 2/3 की बात करें, अगर ये पूरा टंग है तो आगे वाला 2/3 पार्ट, ये इतना दूर, ये यहां से लेकर इतना दूर का जो सरफेस एरिया है एंटीरियर 2/3, इसमें जितने तरह का महसूस कर रहे हैं टेस्ट, खासकर फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म इसी के अंदर में आएगा। तो सॉवर, सॉल्ट एंड स्वीट, ये तीनों सेंसेशन सेवेंथ क्रेनियल नर्व के द्वारा हम लोग फील कर रहे हैं। सेवेंथ क्रेनियल नर्व टंग के एंटीरियर 2/3 पार्ट, आगे वाला 2/3 पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए। तो आगे में 2/3 में कौन कौन था? सॉल्ट था, सावर था एंड स्वीट था। उसके बाद सेवंथ क्रेनियल नर्व के बाद बात करते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल ग्लोसोफेरेंजियल की बात करते हैं। तो ग्लोसोफेरेंजियल पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, पीछे वाला 1/3, ये आगे वाला सेवेंथ क्रेनियल नर्व का था, तो पीछे, इसके पीछे का जो पोर्शन से 1/3 बच गया, उसके लिए हमारा नाइन्थ क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरेंजियल्स रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए। तो वाइटर इसके अंदर में आ जाता है। वाइटर हमारा पोस्टीरियर पोर्शन है टंग का, सर्कुम्बैलेंट पैलेट। तो वाइटर हम नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा फिल्ड कर लेते हैं। इसका सम पोर्शन तो आगे ही रहता है, सेवेंथ के अंदर में आ जाता है। उसके बाद आता है टेंथ क्रेनियल नर्व। तो टेंथ क्रेनियल नर्व सीधे सीधे टंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब थोड़ा और बात करना होगा, टेंथ को भी हम छोड़ दे रहे हैं। टेंथ को यहाँ पे हम रोक के रख रहे हैं, भी थोड़ा सा इसको समझना होगा। यहाँ पे ये मान लेते हैं बक्कल कैविटी, माउथ है, ये इसमें टंग है हमारा। तो अगर टंग है तो किनारे किनारे में, दोनों साइड में जो है हमारा ये चीक है, गाल है। इसके पीछे की बात करें तो यहाँ पे टॉन्सिल मौजूद है,
इस जगह पे उल्वा मौजूद है। उल्वा हो गया, टॉन्सिल हो गया, चीक हो गया, और ऊपर में रूफ ऑफ द माउथ, दांत के पीछे हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जैसे जैसे पीछे जाता है फेरिंग्स में तो सॉफ्ट पैलेट, तो इस जगह पे सॉफ्ट पैलेट है। उसके बाद पीछे का पोर्शन है, अगर आप मुंह को पूरा खोल लें और सामने मिरर को रख के देखें तो पूरा जीभ के पीछे जितना गलफड़ा अंदर की ओर जा रहा है, ये सारा पोर्शन इट मींस फेरिंग्स। उल्वा, टॉन्सिल, चीक, सॉफ्ट पैलेट एंड फेरिंग्स। टंग छोड़कर, यहाँ पे टंग की तो बात ही नहीं करेंगे, टंग में बात हो चुका। पांचवा, सातवां, मैंने फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ क्रेनियल नर्व वहां पे काम कर रहा है। ये इतने पोर्शंस हैं, यहाँ पे भी टंग छोड़ के हम टेस्ट को महसूस कर लेते हैं। आप ज्यादा तीखा खा के देखिए, आपके गाल में भी थोड़ी सी लहर शुरू हो जाएगी, ऊपर में गलफड़ा में सबसे ऊपर में भी लहर महसूस होने लगेगा। जीभ पीछे जहाँ टॉन्सिल है वहां पे आपको लहर महसूस होना शुरू करेगा। तो वाइटरनेस फील कर सकते हैं, लहर मतलब वाइटरनेस फील करना, बर्निंग सेंसेशन। तो वो इसलिए कि इसको टंग तो ऑलरेडी है ही, टंग के अलावा ये जितने भी पोर्शंस हैं, चीक, टॉन्सिल, उल्वा, शॉर्ट पैलेट, फेरिंग्स, इसमें भी टेस्ट बड मौजूद है। फंजीफॉर्म और सर्कुम्बैलेंट पैपिली जो टंग में उसको छोड़ दिया है, तो ये सारे पोर्शंस में भी थोड़े अमाउंट में टेस्ट बड मौजूद है, और ये टंग के अलावा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 10th क्रेनियल नर्व है, टंग छोड़कर जितने पोर्शंस बच जाते हैं उसमें टॉन्सिल आ गया, उल्वा आ गया, सॉफ्ट पैलेट आ गया, फायरिंग्स आ गया, ये सारे जगह जो हम टेस्ट महसूस कर रहे हैं, इसके लिए 10th क्रेनियल नर्व मतलब वैगस क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्स। 10th क्रेनियल नर्व वैगस है, तो पढ़ा चुके हैं, पूरा 12 क्रेनियल नर्व हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो 10th क्रेनियल नर्व वैगस जीभ को छोड़ के बाकी कहीं से महसूस कर रहे हैं, इसके लिए 10th क्रेनियल नर्व टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए पहले। आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई क्वेश्चंस? नहीं है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे का। ओके, अब 2 मिनट गैप दीजिए, गिलास पानी पी लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लेते हैं।
शुरू कर रहे हैं सेकंड क्लास। ये हमारा एनेस्थीसिया का है और एनेस्थीसिया में लास्ट टॉपिक्स एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स, इसको बता देते हैं तो आपका एनेस्थीसिया कंप्लीट हो जाएगा फुली। प्रोटोजोआ से पहले हम लोग माइक्रोब्स पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक्स पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्लास लेकर अभी तक हम बार बार बोल रहे हैं कि हम वो साफ सफाई रखते हैं अपने शरीर पर, काफी अच्छे से हाइजीन का अरेंजमेंट रखते हैं, दिन में 1 या 2 बार स्नान करना, कपड़े साफ रखना। उसके बावजूद भी जितने जीव जंतु हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है उसका 21 टाइम्स 21 गुना हमारे शरीर में माइक्रोब्स अंदर से और बाहर से मौजूद हैं। बहुत बड़ी बात है कि जितने नंगी आंखों से जीव जंतु देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको गिनती कर लें और उससे 21 गुना हम मल्टीप्लाई कर लें तो उतने माइक्रोब्स हमारे शरीर में अंदर से और बाहर से मौजूद है, तब जब हम बेटर हाइजीन के साथ रह रहे हैं। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोअल भी हो सकता है, हेलमेंथल भी हो सकता है, कई डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसमें से एक वेरी कॉमनली जो हमारे साथ में रहता है वो प्रोटोजोआ है। हमारे शरीर में भी ये मौजूद रहता है, अंदर से भी मौजूद रहता है, बाहर से भी मौजूद रहता है और वातावरण में खासकर सॉइल में, मिट्टी में अपर 4 इंच की मोटाई तक ये प्रोटोजोआ बहुतायत की संख्या में हमारे पास मौजूद है। चलिए और इसको इजी कर लेते हैं। मॉर्निंग में आप ब्रश करने से पहले आप माउथ को देखिए, अपना मुंह को देखिए। ये मान लेते हैं आपका दांत है, ये गम्स है। आप देखेंगे कि ये पेज मतलब कि 2 दांत के बीच में खाली जगह और गम्स में किनारे किनारे एक, बिल्कुल सारे दांत में किनारे किनारे आपको व्हाइट एक लेयर दिखाई देना शुरू कर देगा। जैसे जैसे मॉर्निंग से और लेट करते हैं ब्रश करने में, दोपहर में करते हैं, इवनिंग में करते हैं, वैसे वैसे ये व्हाइटिश लेयर बढ़ता जाएगा। यही हमारा प्रोटोजोआ है।
एकदम कॉमनली हमारे जिंजिवल्स, प्रोटोजोआ का टाइप से जिंजिवल्स जो हमारे दांत के बीच में एकदम बिल्कुल कॉमनली मौजूद है, और हर दिन उसको साफ कर लेते हैं, वो हट जाता है, फिर अगले दिन सुबह आप जागेंगे तो वो मौजूद रहेगा, कोई नुकसान हमें नहीं करता है, हम लोग के लिए हार्मलेस है। लेकिन यही जिंजिवल्स अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, कमजोर हो गई, बस ये पहले मस्कुरा गम्स को खाना शुरू कर देगा, इसी को ये खाना शुरू कर देगा और गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और पूरा का पूरा गम्स सूज जाएगा, रेडिश कलर का, पफी, पेनफुल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस हो गया। अब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपके ब्रश करने से कुछ होने नहीं जा रहा है। तो पहले तो ये हमारे लिए हार्मलेस था, बस ब्रश कर दिए वो खत्म हो गया, फिर अगले दिन सुबह में मौजूद हो गया। लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो यही जिंजिवल्स प्रोटोजोआ का एक टाइप है जिंजिवल्स, वो मस्कुरा को ही खाना शुरू कर देगा और उसमें पहले इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बाद में ये आगे चल के पायरिया में भी कन्वर्ट कर जाएगा, बहुत डेंजरस स्टेज में चला आएगा। अब उसमें से एक दांत से खुरचकर हम उसको अगर देखते हैं माइक्रोस्कोप पे, तो अरबों की संख्या में एक दांत में ये मौजूद रहेगा प्रोटोजोआ। तो जो हम बात बोल रहे हैं 21 गुना, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, इसी से आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा हमारा ल्यूमेंस, ल्यूमेंस मतलब कि बक्कल कैविटी से जैसे जैसे स्टोमक होते हुए इंटेस्टाइन तक बढ़ते हैं, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो ह्यूज अमाउंट पर डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोटोजुअल्स इन्फेक्शंस या माइक्रोस प्रोटोजुआ का मौजूद रहते हैं, ट्रोफोजाइट्स फॉर्म में, सिस्ट फॉर्म में एकदम से मौजूद रहते हैं। एनेस्थीसिया में ये जो टॉपिक्स कह रहा है, एंटी प्रोटोजुअल ड्रग्स। एंटी प्रोटोजुअल्स ड्रग्स का मतलब कि सारे प्रोटोजुआ के अगेंस्ट में काम करने वाले मेडिसिन की बात ये नहीं कर रहा है, ये बोला है कि वो प्रोटोजुआ जो हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, जानलेवा भी हो सकता है, उसको खत्म करने वाला, मारने वाला या फिर उसके ग्रोथ को रोकने वाला जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है या बना हुआ है, उसी को हम लोग एंटी प्रोटोजुअल ड्रग्स में रखते हैं। अब प्रोटोजुअल सा एक कॉमन डिजीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन कॉमन डिजीज है। तो सबसे पहला तो एक नंबर आ जाता है आपका मलेरिया, दूसरा एमोबिएसिस, जिसको हम लोग कॉमनली डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, उसके बाद आता है जीडियासिस, उसके बाद लिस्मानिया। सर क्या चीज लिखे हैं? जीडियासिस पहले मलेरिया, सेकेंड एमोबिएसिस जो कॉमन डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड में जीडियासिस, ये भी डिसेंट्री है, जो डायरिया होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फोर्थ में लिखे हैं लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवानिया जो काला जार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सब के सब प्रोटोजुअल इन्फेक्शंस हैं। उसमें एक और इंक्लूड करते हैं जिंजीवा, जो माउथ में पैरिया का इनिशियल स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ कॉमन प्रोटोजुअल्स स्पेसीज हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे बॉडी को हार्म करते हैं, और खासकर जीडियासिस की बात करें या एमोबियासिस की बात कर रहे हैं तो कई बार सर्कुलेटरी फेल्योर, रीनल फेल्योर मतलब फैटल है, हमारे लिए जानलेवा है। उसी तरह से मलेरिया की बात करें, मलेरिया में फाल्सीफोरम पढ़ा चुके हैं, मलेरियल फाल्सीफोरम तो ब्रेन मलेरिया मैंने 2 दिन भी जीवित रहने नहीं देगा। लिस्मानिया डोनोवानिया की बात करें, कालाजार भी अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हमारे लिए जानलेवा साबित होते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए, मतलब प्रोटोजुअल, ये सब प्रोटोजुअल ग्रुप के स्पेसीज हैं, इनको रोकने के लिए जो ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम लोग एंटी प्रोटोजुअल ड्रग्स के रूप में जानते हैं। बेटा इसको यस सर।
अब कौन कौन है उस पर छोड़ देना है, बात नहीं करना है, अभी दूसरा बात कर रहे हैं। प्रोटोजुआ नुकसान कर रहा है, हार्मफुल हमारे लिए, तो इसका इन्फेक्शन दो अलग अलग स्टेज में हमें प्रभावित करता है, या हर प्रोटोजुआ का अपना अपना मोड है, और एक खास बॉडी में एक खास पोर्शंस में ही उसका इन्फेक्शन होता है, सभी का सभी जगह नहीं होता है। तो प्रोटोजुअल को जो इन्फेक्शन है ये दो डिफरेंट तरह का होता है, एक बॉबेल ल्यूमेन इन्फेक्शन एंड दूसरा टिश्यू इन्वेडिंग इन्फेक्शन। बॉबेल ल्यूमेन का मतलब हो गया कि बक्कल कैविटी से होते हुए, माने हमारे माउथ से होते हुए स्टोमिक, और स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि ये सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर में रहेगा। ये अगर स्टोमिक है तो स्टोमिक के बाहर, ये ल्यूमेन है तो ल्यूमेन के बाहर, जैसे पाइप में गंदगी जम जाती है तो ठीक उसी तरह से ये आउटर एरिया में इंफेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे हमारा जिंजिवाइटिस था, तो जिंजिवाइटिस की बात की अभी तो जस्ट चर्चा की है कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। हम ये थोड़ी बोले उसमें कि दांत के अंदर चला जाएगा, हम तो ऐसा नहीं बोले। हम बोले कि दोनों दांत के स्पेस में जो खाली जगह है, पेज और मस्कुरा, जहां पे दांत से मस्कुरा से जुड़ रहा है, गम से जुड़ रहा है, ठीक इसी जगह पे वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। यहाँ पे ये तो नहीं बोले कि गम्स के अंदर में प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया तो प्रॉब्लम दूसरा हो गया, तो पायरिया हो गया, लेकिन मौजूद तो ये बाहर में है ना, सेल में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा प्रोटोजुअल इन्फेक्शन जो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, वो बाहरी सरफेस, अगर इंटेस्टाइन में भी है तो इंटेस्टाइन का तो सेल का बना हुआ है ना, तो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, इसके आउटर सरफेस में सिर्फ इन्फेक्शन कर रहा है। ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्वेड छेद करके सेल के अंदर नहीं जा रहा है, जैसे जिंजिवाइटिस में। तो ऐसे प्रोटोजुअल इन्फेक्शन को बॉवेल ल्यूमेन्स एमोबिएसिस या प्रोटोजुअल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें सेल इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकेंड बोलते हैं टिश्यू इन्वेडिंग एमोबिएसिस या टिश्यू इन्वेडिंग प्रोटोजुअल इन्फेक्शन। इसका मतलब हुआ कि ये जो इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ आउटर सरफेस में नहीं होगा, ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन्स में नहीं होगा, बल्कि हमारे, अगर ये इंटेस्टाइन का वॉल है, इसको इन्वेड करके अंदर में सेल तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, और सेल को ये डिजेनरेट माने डाई करना, नेक्रोज करना, खत्म करना शुरू कर देगा। तो ये दो डिफरेंट तरह का प्रोटोजुआ दो डिफरेंट तरीके से इन्फेक्शन करते हैं। एक आउटरली इन्फेक्शन जिसको हम लोग बॉबेल ल्यूमेन टाइप कहते हैं, और दूसरा टिश्यू इन्वेडिंग। टिश्यू इन्वेडिंग का मतलब कि हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स में वो प्रवेश कर जाते हैं और सेल को ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये टू डिफरेंट तरह का इन्फेक्शन, टू डिफरेंट टाइप का इन्फेक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। स्वाभाविक है कि एक बाहर से इन्फेक्शन कर रहा है, एक इनसाइड इन्फेक्शन कर रहा है, तो दोनों के लिए दो डिफरेंट ड्रग्स होंगे, उनका मोड ऑफ एक्शन अलग होगा। एक को सेल तक जाना होगा, और एक सिर्फ अगर ल्यूमेंस में जैसे पानी पीते हैं वो पार करता हुआ चला जाता है हमारे माउथ से ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से स्टोमिक, तो ठीक उसी तरह से वो पार करता चल जाएगा। इस बीच में जितने भी प्रोटोजुअल्स इन्फेक्शन होंगे उसको खत्म करता हुआ चला जाएगा। लेकिन दूसरा अगर टिश्यू इन्वेडिंग होगा तो सिर्फ वो उससे काम नहीं होगा, उसको एब्जॉर्ब करके ड्रग्स को ब्लड तक जाना होगा, ब्लड से सर्कुलेट करके हर एक सेल तक जाना होगा जहां इन्फेक्शन है, और सेल में जाके वो बैक्टीरिया को या तो स्टैटिक कर देगा, स्टैटिक का मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देगा, और दूसरा प्रोटोजुओसाइडल, प्रोटोजुओसाइडल मतलब प्रोटोजुआ को मार के खत्म कर देगा। अगर साधारणतः बात करते हैं, मलेरिया को ले लेते हैं, तो मलेरिया सेल मेडिएटिंग में सेल इन्वेडिंग से पढ़ा चुके हैं, इस सेल तक पहुंच जाता है, खासकर हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। उसी तरह से लिस्मानिया कालाजार की बात करते हैं, वो अभी आरबीसी सेल का इन्फेक्शन है, तो प्रोटोजुआ सेल आरबी रेड ब्लड सेल्स के अंदर में जाके उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उसको तभी
क्योर कर सकते हैं ना, जब हमारे आरबीसी तक ड्रग्स का इफेक्ट पहुंच सके, और वो तभी पहुंचेगा जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के द्वारा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में वो सर्कुलेशंस में उसको डाला जाएगा, और सर्कुलेशंस में वो सर्कुलेट करेगा, तब आरबीसी तक पहुंच पाएगा। तो उसी के आधार पर एंटी प्रोटोजोल्स ड्रग्स दोनों तरह के इन्फेक्शन के लिए अलग अलग बने हुए हैं। अब पहला वाला पर बात कर लेते हैं। बॉवेल ल्यूमेंस टाइप का इन्फेक्शन की बात करते हैं। बॉवेल ल्यूमेंस का मतलब बिल्कुल बाहर से वो काम कर रहा है। तो इस कंडीशंस में ज्यादातर केसेस ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इधर का इन्फेक्शन है। कई ऐसे हमारे हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनको एमीबा का प्रॉब्लम है, ल्यूमेन में है, लेकिन हम उसको फेल्ट नहीं कर रहे हैं, हमको न फीवर हो रहा है न खाने में दिक्कत हो रही है, वो ज्यादा हमें पता नहीं चलता है। तो ये ज्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसका असर हमारे शरीर पर बहुत ही कम दिखाई देता है। ये इसलिए कि इसका जो इन्फेक्शन है तो ट्रोफोजोइट फॉर्म होता है, ट्रोफोजोइट्स फॉर्म होता है, और ट्रोफोजोइट्स फॉर्म से नन इन्फेक्टिव स्टेज है। नन इन्फेक्टिव का मतलब इसमें इन्फेक्शन का सिम्टम डेवलप करने का स्टेज नहीं रहता है, नन इन्फेक्टिव स्टेज है। तो एसिम्प्टोमेटिक है, वही तो ट्रोफोजोइट इन्फेक्शन से प्रोटोजोआ का, और क्यों, तो ये नन इन्फेक्टिव स्टेज है, ये असर नहीं करता शरीर पे, और ये डेंजरस तब हो जाता है फीकल मटेरियल से ये पास आउट हो जाता है। ये फीकल मटेरियल से बाहर हो जाएगा, लेकिन बाहर हो जाता है तो उसमें ह्यूज अमाउंट पर ये ट्रोफोजोइट्स मौजूद है, ये फिर दूसरे पर्सन्स में जाएगा, तो फिर उसमें वो एक्टिव नन एक्टिव से ये फिर से एक्टिव फॉर्म में, इन्फेक्टिव फॉर्म में ये डेवलप कर जाएगा उस पर्सन के लिए। तो जिस पर्सन में है उसी पर्सन के ट्रोफोजोइट्स को खत्म कर देते हैं, उसको फिकेस में ये मौजूद नहीं होगा, फिकेस में ये मौजूद नहीं हुआ तो फिर दूसरे हेल्दी पर्सन को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें जनरली हम लोग डायलोक्सामाइड ग्रुप का दवा कॉमनली यूज किया जाता है। किस कंडीशन, फर्स्ट केस के लिए बॉवेल ल्यूमेन टाइप जो नॉन इन्फेक्टिव स्टेज में है, और एसिम्प्टोमेटिकली उसका बहुत ज्यादा असर शरीर पे हमारे सिम्टम के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे डायलॉक्सामाइड का अगर यूज करते हैं, और कॉमनली यही यूज किया जाता है, तो ये काफी है उस ट्रोफोजोइट फॉर्म को खत्म करने के लिए। और ये हाईली एम्यूसाइड है, साइड तभी लगाते हैं जब उसको खत्म करने वाला, मतलब एमीबा को मारकर खत्म करने वाला ये कंपोजिशन है, इसको बॉवेल ल्यूमेन टाइप में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हमारा आता है टिश्यू इन्वेडिंग अगर टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियसिस की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने प्रोड्यूस करता है। उसमें कॉमनली उसका सिम्टम डिसेंट्री के रूप में हम लोग देखते हैं। डिसेंट्री के बाद हिपैटिक एमोबियसिस, लीवर में इन्फेक्शन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ये कभी कभी लीवर एब्सेस के रूप में भी हमारे सामने डेवलप कर सकता है। डिसेंट्री इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। सेकेंड हिपैटिक माने लीवर एमोबियसिस, लीवर में प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो जाना, और ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन लीवर एब्सेस माने लीवर में पस का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो इसमें अगर डोलॉक्सीमाइड सिर्फ दे देते हैं, इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। ये इन्फेक्शन जब भी टिश्यू इन्वेडिंग होगा तो सिम्टोमेटिक है,
सिम्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स अपने साथ लेकर चलेगा। यहाँ पर ड्रग्स ऑफ चॉइस की बात करें तो बहुत कॉमनली हम लोग मेट्रोनिडाजोल, ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं अगर इसको दे सकते हैं तो उसके अलग दूसरे दवा सब्स्टिट्यूट में टिनिडाजोल, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेट्रोनिडाजोल, ये टिनिडाजोल, ये सेल मेडिसिन, मतलब इनसाइड दी सेल्स प्रवेश कर सकता है और सेलुलर सेलुलर लेवल तक जाकर ये असर करता है। कई बार हम लोग टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों की जगह टेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना उचित नहीं होता है, ये बहुत हार्मफुल है हम लोगों के लिए। तो इन तीनों में से कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए सेल इन्वेडिंग में बहुत कारगर साबित होता है। ये तीनों का तीनों बैक्टीरिया प्रोटोजोसाइडल है। या एमिबो साइडल ड्रग्स है ये। अब हमारे सामने आता है कि जीरियडिसिस था, लिस्मानिया था, आखिर इसके लिए कौन सा दवा, दोनों में अलग अलग कौन सा दवा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो। हेलो हाँ हाँ। सर, ड्रग का नाम फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ड्रग का नाम किसका, वो पहला वाला या पहला वाला का? नहीं सर, दूसरा वाला। सर, दूसरा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, बता रहे हैं, उसमें अभी और बात करेंगे, खत्म नहीं होगी, इसमें बहुत सारी बात कर रहे हैं। जैसे टिश्यू इन्वेडिंग का मतलब तो समझ रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो इन्फेक्शन से हो जा रहा है उसको हम लोग टिश्यू इन्वेडिंग्स बोल रहे हैं। उसमें लिस्मानिया, मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, ये सब आता है। ये सिम्टोमेटिक के लिए है। सिम्टोमेटिक के लिए जब भी ये इन्फेक्शन होगा तो अपने साथ सिम्टम्स लेकर आएगा। सिम्टम का मतलब क्लिनिकल फीचर्स हमको दिखाई देने लगेगा। डिसेंट्री है तो लूज मोशन शुरू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, वाटर का कमी हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन का सिम्टम सामने आने लगेगा, सुन के नहीं आंख धंसने लगा। अगर हिपैटिक एमोबियसिस है या लीवर एब्सेस है तो मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाएगा, डाइजेशन से प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, तो ये सिम्टम्स सामने लेकर आएगा। अगर मलेरियल इन्फेक्शन है तो मलेरियल इन्फेक्शन में हाई फीवर, वो अभी इवनिंग में राइज करेगा और रात 10 बजे होते होते उतर जाएगा, जाड़ा देकर आएगा और फिर गर्मी देकर उतर जाएगा, तो सिम्टम्स हमको दिखाई देने लगेगा। तो सिम्टम जैसे ही लुकआउट होता है, इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन सिर्फ टिश्यू इन्वेडिंग है, टिश्यू को इन्वॉल्व करके चल रहा है। इसमें जो ड्रग देना होगा ना, वो सर्कुलेशन से उस सेल तक पहुंचना चाहिए। तो सर्कुलेशन तक उस सेल तक पहुंचने के लिए अलग अलग केसेज में अलग अलग देते हैं। लेकिन एमओबीएसिस के केसेज में, क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग्स अलग है, इसको पढ़ा चुके हैं, अभी जो बात करें एमओबीएसिस एमीबा से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उस पर बात कर रहे हैं। तो एमओबीएसिस के केसेज में जब भी बात करेंगे तो मेट्रोनिडाजोल्स या टिंडाजोल्स या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों में से कोई ड्रग्स कारगर साबित हो सकता है। या मेट्रोनिडाजोल दें या टिनिडाजोल दें या फिर टेट्रासाइक्लिन दें, लेकिन टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल से ही काम चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब थोड़ा मेट्रोनिडाजोल पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? यस सर।
सबसे कॉमन यूज किया जाता है मेट्रोनिडाजोल, तो उसी पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर यूजेज की बात करें तो ये एक्टिव अगेंस्ट एमोबिक और समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है। ये दोनों में काम आता है। एमीबिक डिसेंट्रिस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जब भी लूज मोशन होता है और पता चलता है एमोबिक है, तो वहां पे हम लोग मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर टी हाफ, अगर कितना टाइम में ये हाफ आधा इसका असर होगा, तो इसका टी हाफ काफी कम है, 8 आवर। अगर टी हाफ पीरियड की बात करेंगे, टाइम हाफ असर कितना करेगा, धीरे धीरे करके कमता जाएगा, तो 8 घंटा तक ये बहुत प्रॉपरली ये काम करता है। स्वाभाविक है कि 8 घंटा काम करेगा तो दिन में 2 से 3 बार, ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हेलो सर। हाँ, सर मेट्रोनिडाजोल को ही मेट्रोन बोला जाता है क्या? वो तो उसका ये कॉमर्शियल नेम हो गया, मेट्रोन मतलब कॉमर्शियल नेम हो गया, और ये कंपोजिशन हो गया। उसमें अगर देखेंगे तो मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन होगा। यस सर, उसमें लिखा रहता है मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन हो गया, मेट्रोन हो गया, मतलब सलाइन के जैसा हो रहता है, छोटा पैक। हाँ, कॉमर्शियल नेम हो गया। कॉमर्शियल में जो कंपनी निकालती है ना, तो वो अपना Yes. अलग अलग नाम से निकालती है, तो कॉमर्शियल नेम हो गया। और ये साइंटिफिक इसका ये हो गया, कंपोजिशन हो गया, उसमें मौजूद क्या है, तो मेट्रोनिडाजोल उसमें मौजूद रहेगा। ओके, ठीक है। अगर तो टी हाफ हुआ, उसमें डोज की बात करते हैं, कितना देना उचित रहेगा। तो अगर एस्टेब्लिश इन्फेक्शन है, एस्टेब्लिश इन्फेक्शन का मतलब एकदम कंटिन्यूअस, वो स्टैटिक है, फ्रिक्वेंटली लगातार वो हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में सबसे बेस्ट होगा तो ओरल, बक्कल कैविटी के थ्रू ओरल हम लोग दे देते हैं, और 400 मिलीग्राम्स 400 mg 8 आवरली। 8 आवर 400 mg 8 आवरली का मतलब हो गया कि दिन में 3 बार, TID, थ्राइस इन डे, सुबह, दोपहर एंड रात, इसको दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग इंजेक्शंस में देंगे तो 0.5 ग्राम 8 आवर, 400 मिलीग्राम देंगे तब जब ओरली देना होगा 8 आवरली। और अगर इंजेक्शंस में इसको देंगे, बहुत सीवियर केसेज है, तो ऐसे कंडीशन में 0.5 ग्राम्स 8 आवरली। 8 आवरली मैंने फिर इसको हम 8-8 घंटा पे, 8 या 24 मैंने दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, अगर सुबह 6 बजे देते तो फिर शाम को 3-4 बजे, और फिर रात में सोते समय 12 बजे के आसपास में इसको 8-8 घंटा पे हम लोग देते हैं। और अगर ये शुरू करें तो कोशिश करना चाहिए कि 7 डेज का कोर्स, क्योर हो जाने के बाद भी 7 डेज का कोर्स इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर बीच में अगर रोक देते हैं तो मे बी चांसेस है कि फ्रिक्वेंटली वो वापस रिलैप्स कर जाएगा, फिर वापस हो सकता है। तो ओरली 400 mg TID और इंजेक्टेबल 0.5 ग्राम्स 8 आवरली 7 डेज के लिए दे सकते हैं। सर IV या फिर IM? ये जी 0.5 ग्राम IM दे देते हैं। ठीक है सर। और अगर नहीं बता रहे हैं कि अगर मोस्ट सीवियर केस है, लिख देते हैं आप, मोस्ट कि जब भी ओरल से जब हम इंजेक्शन की ओर पढ़ेंगे, वो भी खासकर मेट्रोनिडाजोल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सीवियरिटी है ना,
तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है ना कि 0.5 mg IV ही उसको अप्लाई कर दें। IM देने की जगह उसको IV ही हम लोग दे देते हैं, IM को छोड़ देते हैं। ठीक है, यस सर। सर सीवियर नहीं होगा तो IM भी दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि सीवियरिटी ये डिपेंड करता है ना कि सर्कुलेटरी फेलियर या रीनल फेलियर को लेकर चल रहा है, तो फिर ओरली मेरा काम नहीं कर रहा, फिर IM देंगे तो उसका इंटेंस थोड़ा बढ़ेगा, तो सीधे हम लोग IV ही इंक्लूड कर देते हैं। तो IM नहीं देके हम लोग सीधे IV दे देते हैं। IM का ऑप्शन हटा देते हैं, IV ही देते हैं। ठीक है, IV ठीक है 0.5 बेटा बदले, IM को ऑप्शन ही हटा देते हैं, ठीक। रिस्क नहीं लेना होता है यहाँ। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो फ्लूइड टंग, फ्लूइड टंग का मतलब कि जीभ में रुखड़ापन डेवलप कर जाएगा, एंड टेस्ट, स्वाद का अंतर पड़ जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक दवा दे रहे हैं स्वाद विहीन, बोलते हैं ना कि दवा ले रहे हैं स्वाद लग नहीं रहा है, तो फ्लूइड टंग्स इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। उसके बाद आता है पेडक, सर में दर्द हो सकता है। उसके बाद टेस्ट की बात जब हम कर ही दिए तो मेटालिक टाइप का मेटालिक मेटालिक टाइप का टेस्ट महसूस, कुछ भी खाएंगे तो मेटल जैसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जीडी डिजीनेस, चक्कर आना भी हो सकता है। उसके बाद रैसेस, रैसेस का मतलब होता है कि जुलपिट्टी जैसा कुछ स्किन पर आना उभरना शुरू कर जाएगा। बहुत सीवियर अगर एडवर्स हो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि जो हमारा पेरिफेरल नर्व है, अल्नर नर्व हो गया, मीडियल नर्व हो गया, रेडियल नर्व हो गया, सियाटिक नर्व हो गया, तो ये सब पेरिफेरल नर्व की बात करें तो उसमें न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी में न्यूरोलॉजिकल चेंज थोड़ा सा महसूस करेंगे मेडिसिन से, झिनझिनी आने लगेगा, तरतराहट आने लगेगा, क्रैम्प जैसा महसूस होने लगेगा, तो ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। अगर प्रोलॉन्ग टाइम्स तक इसको दिया जा रहा है, क्योंकि 7 दिन में बंद कर देना है, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम से बहुत लंबा समय तक इसको दिया जा रहा है, कई केसेस में ऑन्कोजेनिक चेंजेज, ऑन्कोजेनिक चेंजेज का मतलब है कि कैंसरेशन या सिस्टिक फॉर्म में डेवलप ये कर सकता है, तो बहुत लंबा समय तक मेट्रोनिडाजोल को नहीं चलाया जाता है, नहीं तो ऑन्कोजेनिक इफेक्ट भी ह्यूमन्स में डेवलप कर जाता है। बेटा सेकेंड टिनिडाजोल की बात करते हैं, तो टिनिडाजोल जो डॉल है इसका टी हाफ लंबा है, उससे थोड़ा लंबा, करीब करीब 13 आवर्स, इसका टी हाफ 13 घंटा का है। और इफेक्ट की बात करें, सेम लाइक मेट्रोनिडाजोल, बिल्कुल उसके बिहाफ में बिल्कुल उसी के ढंग से ये काम करेगा। और एडवर्स इफेक्ट इसका सेम लाइक मेट्रोनिडाजोल, बिल्कुल एकदम सेम मेट्रोनिडाजोल की तरह इसका एडवर्स इफेक्ट है।
यहाँ तक किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लो। अगर नहीं पूछना है तो ये इतना तक पहले लिख लेते हैं। कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ पूछिए। नहीं सर। तो लिखा देते हैं। ठीक है सर। देखो हेडिंग दीजिए, एंटी प्रोटोजोल्स ड्रग्स। लिखिए। Infections occurs infection occurs when mature cysts are ingested, when mature cysts are ingested and pass into the colon and pass into the colon where they divided into सर वेयर where they divided into where they divided into trophozoites, क्या सर? where they divided into trophozoites, TROPHOZOITES. These form क्या सर? these forms either enter the tissues these forms either enter the tissue either enter the tissues or reform cysts. रिफॉर्म सिस्ट। हाँ, अब हेडिंग देना है, फॉर्म ऑफ एमोबियसिस, फॉर्म ऑफ एमोबियसिस इन्फेक्शन। क्या देख लिखिए, एमोबियसिस occurs in two forms. Amoebiasis occurs in two forms. टू फॉर्म्स। हाँ, they are डैश देखिए, पहला डैश दे देना है, फर्स्ट देखिए, बॉवेल ल्यूमेन एमोबियसिस, बॉवेल ल्यूमेन एमोबियसिस, इसमें डैश देख लिखना है। इट इज asymptomatic
and trophozoites. And sir? Asymptomatic and trophozoites, TROPHO, trophozoites, ब्रैकेट में नॉन इन्फेक्टिव, ट्रोफोजोइट्स ब्रैकेट में नॉन इन्फेक्टिव, ब्रैकेट बंद, एंड सिस्ट्स ब्रैकेट में इन्फेक्टिव, ब्रैकेट बंद, सिस्ट ब्रैकेट में इन्फेक्टिव are passed into the feces, passed into the feces. सर फीकस या फीटस? feces, हाँ, FAECS, feces. पैराग्राफ चेंज कर किसी में लिखना है. Treatment of this form is directed at eradicating कैसे सर? eradicating, 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 eradicating cysts with a luminal amebicides, luminal amebicide full stop देखें. Diloxanide, DILOXANIDA, diloxanide is most widely used. Diloxanide is most widely used. Full stop. अब सेकेंड में आइए. टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस. टिश्यू इन्वेडिंग एमोबियासिस देखें. This form gives rise to symptoms like dysentery, hepatic amoebiasis, and liver abscesses. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Here a systemically active drug
ब्रैकेट में टिश्यू एम्यूसाइट्स ब्रैकेट बंद इफेक्टिव अगेंस्ट ट्रोपोजोइट्स must be used. For example, metronidazole, tinidazole. Both oral or parenteral, PARENTERAL, parenteral forms Parenteral forms available. But in severe cases, of amoebic dysentery, tetracycline used to lessen the risk of Sir, two to lessen LESSEN, lessen the risk of opportunistic infections. OPPORTUNISTIC, opportunistic infections. अब metronidazole हेडिंग दे देना। इसमें लिखे metronidazole commonly used in anaerobic microorganism it binds to DNA and prevent nucleic acid formation. prevent nucleic acid formation. Heading is the pharmacokinetics of metronidazole. Pharmacokinetics of metronidazole. क्या चीज सर? फार्मोकाइनेटिक्स कैसे काम करता है? PHARMA
CO, thermokinetics, KINETICS, thermokinetics, इसमें लिखें well absorbed after either oral or rectal administrations. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, well absorbed after either oral or rectal administrations and distributes to achieve sufficient concentrations to eradicate infections. Again, eliminated in the urine and T half is 8 hours. T half is 8 hours. यूजेज में लिखें, हेडिंग देना है यूजेज। क्या देखें, it is active against protozoa and anaerobic bacteria. यूजेज में सेकंड लिखे हेमोबियसिस, नेक्स्ट में giardiasis, GIARDIASIS, giardiasis. Next, acute ulcerative gingivitis, and dental infections etc. डोज में लिखें orally 400 milligram 8 hourly. Orally 400 milligram mg 8 hourly for 7 days
in established anaerobic infections. Or by IV injection, or by IV injections 0.5 gram 8 hourly. 0.5 gram 8 hourly, or up to 7 days. Or up to 7 days. एडवर्स इफेक्ट लिखे। पहला फ्लूइड टंग, नेक्स्ट unpleasant metallic taste, next headache, next rashes, next dizziness, next peripheral neuropathy, next nausea, next vomiting. ये खत्म हो गया। थोड़ा सा टिनिडाजोल है 4 लाइन का, वो भी लिख लीजिए। टिनिडाजोल, it is similar to metronidazole. It is similar to metronidazole, but has a longer T half, 13 hours. Excreted mainly unchanged in the urine. Unchanged in the urine. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। The indications, use and adverse effects almost the same like metronidazole. Almost the same like metronidazole. बस हो गया। ओके, फिर कल मिलते हैं। अपना अपना अटेंडेंस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, सब कोई ग्रुप में सेंड कर दीजिए।
की, क्योंकि आपने हमारी माता को बनाया, सीता को माँ मानते, शंकर को राम को पिता मानते, आपने हमारी माता को बनाया, अब आप पत्नी के रूप में हमारा कैसे स्वीकार करना है? शंकर जी को त्याग दिया, वही सती पिता के यत्न में कहीं जल कर भस्म हुई, वही सती व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो रविरंजन। भगवान शंकर को भी अपमान का सामना करना पड़ा, जहर पीना पड़ा शंकर को, अपमान का कड़वा